हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म नीट विद्यालय पर। क्लास 11 की केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग ने डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स और कुछ एटॉमिक मॉडल्स पर बात की है, जैसे जे थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस जो होता है वो एटम का सेंटर पार्ट है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके चक्कर लगा रहा है। लेकिन रदरफोर्ड के इसी बात पर मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने एक क्वेश्चन क्रिएट किया कि हाँ भैया, अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है, चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है, घूमता है, मोशन करता है, तो उसमें से एनर्जी इमिट्स होती है, एनर्जी बाहर निकलती है। और जब ये एनर्जी बाहर निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन का पाथ तो कम हो जाना चाहिए, चक्कर लगाते लगाते वो थक जाएगा, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो नहीं गिरता, ना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर रदरफोर्ड के पास नहीं था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिरता, यानी वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन जो आज का हमारा लेक्चर है वो इसी एक पॉइंट पर बेस्ड है जो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने क्रिएट किया। क्या कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो एनर्जी इमिट्स होती है, एनर्जी बाहर निकल रही है। तो किस फॉर्म में बाहर निकल रही है? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों जनरेट होते हैं, और ये दोनों जनरेट होते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होते हैं और एनर्जी के साथ बाहर निकलते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं वेव से कि वेव क्या है। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन मोशन कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली, तो इससे एनर्जी बाहर निकलती है। यही एनर्जी वेव के फॉर्म में बाहर निकली। इसी एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं कि भैया ये वेव के फॉर्म में बाहर निकल रही है। सपोज दैट हमने एक पत्थर लिया और पत्थर लेकर के क्या काम कर रहे हैं कि तालाब है, शांत तालाब है, उसमें मैंने फेंक दिया। और जैसे ही पत्थर तालाब से टकराएगा तो तालाब से टकराने पर क्या होगा? लहरें उठती हैं। आपने देखा होगा, बचपन में सबने किया है। कहीं भी पानी पड़ा है, पत्थर उठा के फेंक दिया तो देखा कि लहरें उठी, लहरें उठी तो किनारों तक चली गई उठते उठते। तो क्या सिर्फ लहरें उठती हैं या लहरों के साथ पानी भी वहां तक जा रहा है, किनारों तक? तो इसका जवाब यह है कि सिर्फ लहरें जाती हैं। एक्चुअल में हुआ क्या कि जब ये पत्थर जाकर पानी से टकराया तो पानी के मॉलिक्यूल यानी H2O के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन जनरेट हुआ। ठीक है, वाइब्रेट किया, डिस्टरबेंस जनरेट हुआ, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो जब डिस्टरबेंस जनरेट होता है तो एनर्जी इमिट्स होती है, और यही एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरे मॉलिक्यूल, ऐसे ही आगे बढ़ने लगी। यानी वो ट्रांसमिट हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है, जो हमको लगता है लहरों के रूप में कि हाँ भैया पानी आगे जा रहा है। नहीं, पानी अपनी ही जगह पर है, अपनी ही जगह पर रह करके वो अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ लहरें हैं जिन्हें हम वेव्स बोलते हैं, और ऐसे वेव्स को हम मैकेनिकल वेव बोलेंगे। मैकेनिकल वेव क्यों? क्योंकि उनको आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है। जैसे यहां मीडियम कौन है? यहां मीडियम है वाटर के मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। ये जो डिस्टरबेंस हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है। तो ऐसा वेव जिसको आगे बढ़ने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, ट्रांसमिट होने के लिए अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़े तो ऐसे वेव को हम मैकेनिकल वेव बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक वायर है, एक वायर के किनारे पर हमने ऐसे मारा तो इससे क्या होगा? वो एक वाइब्रेशन जनरेट होगा। वाइब्रेशन जनरेट से क्या हुआ? एक पार्टिकल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को क्या कर रहा है? वो ट्रांसफर कर रहा है। वो वेव धीरे धीरे ट्रांसमिट होते हुए जहां लास्ट वायर है वहां तक पहुंच जाएगा। ऐसा होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? मैकेनिकल वेव। जैसे अर्थक्वेक आता है, उसमें भी तो वेव्स होती हैं, वेव की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये अर्थक्वेक भी क्या है? मैकेनिकल वेव। वो सिर्फ जमीन तक ही लिमिटेड है। अगर हम जमीन से हवा में की बात करें तो इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। जब कोई कनेक्शन नहीं है यानी कोई मटेरियल पार्टिकल आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो इससे क्या होगा कि ये अर्थक्वेक सिर्फ जमीन तक ही लिमिटेड होता है। हवा में अर्थक्वेक कभी नहीं आता। आपने देखा है, अर्थक्वेक हमेशा आएगा जमीन पर ही आएगा, क्योंकि सब पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसकी वजह से वो एक से दूसरे में, दूसरे में तीसरे में ये डिस्टरबेंस, ये वाइब्रेशन क्या होता है? वो ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन ऐसे भी वेव्स होते हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्चुअल में जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो एनर्जी के साथ बाहर मूवमेंट करती है, एनर्जी के साथ प्रोपोगेट करती है, एनर्जी के साथ चलती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होकर के। तो इसी तरह के रेडिएशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, और ये लाइट की स्पीड से जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। जितने भी ईएमआर पाए जाते हैं सबकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लाइट की स्पीड के बराबर होती है। लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड है आपकी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ईएमआर ट्रेवल करेंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो जनरेशन है परपेंडिकुलर, ठीक है, और एनर्जी के साथ वो इमिट होते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम लोग मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा? मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखा रहे हैं, तो ये एक दूसरे से क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, एक ऐसे है तो एक ऐसे है। ठीक है, इस तरीके से ये एक साथ प्रोपोगेट हो रहे हैं, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक इधर डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन में, यानी एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे और एनर्जी के साथ बाहर निकलते रहेंगे। ठीक है, और ये वेव होता है। ठीक है, वेव के फॉर्म में बाहर निकल रहे होते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल क्या है? सबसे मेन एग्जाम्पल इसका क्या है? लाइट, यानी सनलाइट। सनलाइट हो गया। ठीक है, वो क्या है आपका? एक ईएमआर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, एक्स रे हो गया, एक्स रेज हो गए, गामा रेज हो गए। ठीक है, ये सब क्या है आपके? रेडियो वेव्स हो गए। रेडियो वेव्स, मोबाइल से हम लोग बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में बात कर रहे हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, कोई वायर थोड़ी ना लगा है कि हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक हमने वायर में बांध रखा है, किसी तरह से मीडियम से कनेक्ट है, वो नहीं। आगे बढ़ने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कहोगे सर मीडियम तो है, हवा के पार्टिकल क्यों नहीं मीडियम है? हवा के पार्टिकल भी तो है, उसे आप क्यों मीडियम नहीं मानते? ठीक है भाई, तो वैक्यूम क्रिएट करके कर लो। क्या वैक्यूम में सनलाइट ट्रेवल नहीं करती है? जहां पर हवा नहीं होता है, स्पेस, स्पेस में हवा नहीं है। जब हवा नहीं है तो क्या वहां पर लाइट का ट्रेवल नहीं हो रहा है? वहां भी लाइट का ट्रेवल हो रहा है। सनलाइट, कोई सूरज हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर थोड़ी ना है। हवा क्या है? हवा हमारे अर्थ में है। ठीक है, अर्थ से बाहर अगर देखेंगे तो सूरज तो बहुत दूर है भाई। उसकी लाइट ट्रेवल करते हुए पूरे स्पेस से ट्रेवल करते हुए तब जाकर के हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप वैक्यूम में भी ट्रेवल करा के देखेंगे तो वो ट्रेवल हो रही है, यानी उसको मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। ठीक है, लाइट की स्पीड से, वो सभी की स्पीड कांस्टेंट होती है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, इसके जनरेशन को मैं एक बार आपको दिखाता हूं कि मान लो अगर मैंने कोई एक चार्ज पार्टिकल ले लिया। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल ले लिया और चार्ज पार्टिकल को क्या काम करते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हैं। चार्ज पार्टिकल को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख लिया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे ही ये अरेंजमेंट करोगे, इस अरेंजमेंट से होता क्या है? ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऑसिलेट करने लगता है। ऑसिलेट, ऑसिलेट का मतलब है अप एंड डाउन मोशन। और जैसे ही ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेशन से एनर्जी इमिट्स होगी। यही जो एनर्जी इमिट्स हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव। और इसी वेव को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होता है उसके अंदर वेव का कैरेक्टर है, एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है, इसके अंदर वेव का कैरेक्टर पाया जाता है। एक और तरीका है इसको जनरेट करने का। मान लो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी मैग्नेट को रख दो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कोई मैग्नेट रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पाते ही ये मैग्नेट क्या होने लगेगा? ऑसिलेट करने लगता है। और जैसे ही ऑसिलेट करेगा तो इसमें से भी क्या इमिट होगा? एनर्जी इमिट्स होती है। और यही एनर्जी इमिट्स किस फॉर्म में हो रही है? वेव के फॉर्म में। और इसी वेव को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के साथ साथ बाहर प्रोपोगेट होती है परपेंडिकुलर होते हुए।
ठीक है, वेव का नेचर इसमें पाया जाता है। वेव का नेचर पाया जा रहा है, तो वेव का नेचर एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में भी अब जानेंगे। इसलिए पहले हम लोग वेव की कुछ प्रॉपर्टीज, वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, जिससे हम वेव के नेचर को समझ सकें और फिर हम ये साबित भी करें कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो किसी चार्ज पार्टिकल के एक्सीलरेशन से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर वेव के नेचर को हम कैसे साबित कर सकते हैं कि हाँ भाई ये वेव है। भाई लाइट वेव है ना, तो लाइट वेव है तो हम साबित भी करें कि भैया लाइट वेव है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारा वेव लेंथ। वेवलेंथ, ये वेव की प्रॉपर्टी होती है। अगर वेव होगा तो भाई उसके अंदर वेवलेंथ भी पाया जाएगा। अब वेवलेंथ होता क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और आगे तक जा रहा है ऐसे। तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं इसको बोलते हैं क्रेस्ट। तो जो दो नियरेस्ट क्रेस्ट होते हैं, ठीक है, जो नियरेस्ट क्रेस्ट होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं और वेवलेंथ को लैम्डा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेवलेंथ है। यानी हम डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट। ठीक है, दो पास पास वाले जो क्रेस्ट हैं उनके बीच की जो दूरी है उसे वेवलेंथ कहेंगे। ये तो डिफिनेशन के लिए, लेकिन भाई वेवलेंथ के लिए अपने माइंड में एक ही बात रखो, नाम से पता चल रहा है वेवलेंथ, वेव की लंबाई। ठीक है, तो दो पास पास वाले क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं ये जो ऊपर वाला हाईएस्ट पॉइंट होता है, पीक पॉइंट, उसे क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला सबसे, ठीक है, सबसे लोवेस्ट वाला पॉइंट, ठीक, इसको बोलते हैं ट्रफ। इसको बोलते हैं ट्रफ। तो एक ट्रफ ये हो गया, और इसी को अगर आगे बढ़ा लें तो एक ट्रफ ये हो गया। ठीक है, तो दो ट्रफ के बीच की भी जो दूरी होती है वो भी लैम्डा कहलाती है। बात एक ही है, जितना क्रेस्ट होता है उतना ही ट्रफ होता है, जितना ये ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आएगा। ठीक है, तो क्रेस्ट के बीच की दूरी ले लीजिए या दो ट्रफ के बीच की दूरी ले लीजिए, वो लैम्डा कहलाता है। अच्छा, लैम्डा है, दूरी है, तो दूरी का भी कुछ यूनिट होगा, लेकिन क्योंकि ये वेव की दूरी है, वेव की लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत कम होगा। ठीक है, बहुत कम होगा, तो हम इसके लिए कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट बना के रखेंगे। यानी जैसे हमारे पास होना चाहिए एक पिकोमीटर, तो एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है। ठीक है, या हम लिखेंगे एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है। एक माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर होता है, 10⁻6 मीटर होता है। इसी तरीके से एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ये कुछ छोटी यूनिट्स हैं जिसमें हम लोग वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी है वेव का। ठीक है, वेवलेंथ पाया जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर वेव का नेचर है। वेवलेंथ की वैल्यू अगर सिग्निफिकेंट है तो हम कहेंगे कि भैया वेव का नेचर है उसके अंदर। ठीक है, चलो और देखते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। जैसे दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को जनरली न्यू टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कर्वी वी बनाते हैं, कर्वी वी, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यू, न्यू बोलेंगे। ठीक है, तो न्यू टर्म से फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है, देखो भाई, फ्रीक्वेंसी ये होता है कि अगर कोई एक गिवन पॉइंट है तो उस गिवन पॉइंट से एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ वेव्स गुजर जा रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ए पॉइंट इन ए सेकेंड, इन ए सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो जाते हैं किसी भी पॉइंट से, उसी नंबर ऑफ वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, अगर हम लोग ईएमआर के लिए देख रहे हैं तो ईएमआर के लिए हम लोग सी यानी लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का यूज करने वाले हैं। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, वेव नंबर।
वेव नंबर, इसे न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव नंबर क्या होता है? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, यानी लैम्डा का उल्टा कर दो तुम्हें वेव नंबर मिल जाएगा। वेव नंबर इक्वल टू हो जाता है 1/लैम्डा। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये क्रेस्ट पॉइंट है, पीक पॉइंट। तो ये जो हाइट होती है क्रेस्ट तक की, इस हाइट को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये हाइट ऑफ क्रेस्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, लिख सकते हैं हाइट ऑफ क्रेस्ट, हाइट of crest is called amplitude, is called amplitude, ठीक है। चलो भाई, और क्या इसकी प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं? नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्या है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या मतलब हुआ? टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टोटल टाइम लग जाए, टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक साइकिल होता कितना है, एक साइकिल होता कितना है, ठीक है। देखो मान लो ये वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक जो हमने बनाया है ये पूरा कंप्लीट वन साइकिल कहलाएगा। ये पूरा तुम्हारा कंप्लीट वन साइकिल है, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक ये वन साइकिल कहलाएगा। तो इस एक साइकिल को यहां से स्टार्ट करते हुए यहां तक जाने में जितना टोटल टाइम लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड होता है वो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। टाइम इक्वल टू होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, यहां पर जब फ्रीक्वेंसी पढ़ा रहे थे तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट देख लो। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज में। हर्ट्ज इसकी एक यूनिट होती है, ठीक है। इसको एच जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, एच जेड से। या तो इसको लिखते हैं साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल, कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ साइकिल बन जा रही हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स है, हर्ट्ज नाम से या साइकिल पर सेकंड के नाम से। टोटल टाइम आपको पता चल गया, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कर देंगे आपको टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 सेकंड। तो ये सब वेव की प्रॉपर्टी होती है कि भैया उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होगा, उसके अंदर वेव लेंथ होगा, वेव नंबर भी हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बातें वेव के अंदर होती हैं जो कि वेव के नेचर को डिफाइन करती हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं ये कई टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कई टाइप के होते हैं। इनको वेवलेंथ के हिसाब से या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज किया गया है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के नाम से जान सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या है? देखो इसमें हम लोग ने कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के घटते बढ़ते ऑर्डर में अरेंज किया है। तो देखो हम किस ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं और थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज ये सब ईएमआर हैं। कॉस्मिक रेज ये मैं लिख रहा हूं वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। कॉस्मिक रेज से ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? इसके बाद नंबर आता है गामा रेज का, और गामा रेज के बाद किसका नंबर आएगा? इसके बाद लिखेंगे एक्स रेज, और एक्स रेज के बाद नंबर आता है यूवी का। यूवी क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट। यूवी क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट। इसका फुल फॉर्म होता है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है विजिबल लाइट का। यही एक ऐसी लाइट है जिसको हमारी आंखें देखने के लिए सेंसिटिव होती हैं। हमारी आंखें इसी विजिबल लाइट को देख सकती हैं। विजिबल लाइट से पहले वालों को भी नहीं देख सकती, विजिबल लाइट के बाद वालों को भी नहीं देख सकती, ठीक है। विजिबल लाइट, और उसके बाद होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड,
ठीक है, जिसको शॉर्ट में IR भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं IR, इंफ्रारेड। ठीक है, और यूवी को क्या बोलते हैं? यूवी को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, और क्या है? और इंफ्रारेड के बाद हम लोग लिखेंगे, इंफ्रारेड के बाद आ जाता है माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद आ जाएगा लास्ट में रेडियो वेव। ठीक है, तो ये जो हमने EMR का ऑर्डर अरेंज किया है, ये ऑर्डर अरेंज किया है वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी इधर से इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका है? कॉस्मिक रेज का। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेडियो वेव का। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया तो आपने देखा होगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी न्यू इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, तो अगर हमें ये पता है कि हम लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, यानी कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ तो कम है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। और अगर रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई। ठीक है, तो ये कहलाएगा EMR का एक स्पेक्ट्रम। अच्छा, कुछ मैं आपको और बातें बता दूं, जैसे कॉस्मिक रेज है, कॉस्मिक रे कहां जनरेट होता है? ठीक है, ये जनरेट होता है आउटर स्पेस में, जनरेटेड इन आउटर स्पेस। ठीक है, और इसका पेंट्रेशन पावर, यानी अर्थ के बाहर जनरेट होता है, स्पेस में जनरेट होता है, और इसका पेंट्रेशन पावर बहुत हाई होता है, हाई पेंट्रेटिंग पावर, हाई पेंट्रेटिंग हाई पेनेट्रेटिंग पावर। ठीक है, यानी आर पार निकलने की जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्पेस से चलता है, अर्थ से होते हुए आर पार निकलते हुए चला जाता है। ठीक है, बहुत पेंट्रेटिंग, बहुत ज्यादा हाई पावर का होता है। ठीक है, उसके बाद गामा रेज है, गामा रेज का भी पेंट्रेटिंग पावर ज्यादा है। ठीक है, और ये अगर डायरेक्ट गामा रेडिएशन अगर डायरेक्ट बॉडी की कांटेक्ट में आता है तो ये नुकसान पहुंचाता है, यहां तक कि ऊपरी स्किन को तो छोड़िए, ऑर्गन्स जो होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, इन सब को नुकसान पहुंचाने का कैपेबिलिटी है इसके अंदर, गामा रेस के अंदर। ठीक है, इसीलिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डेंजरस क्यों होते हैं? इसी गामा रेस की वजह से, क्योंकि इनमें से ये सब रेडिएशंस कॉन्टिन्यूअसली बाहर निकला करती है। ठीक है, गामा रेस ये आपको कहां से मिल जाएगा? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उसमें से लगातार कुछ ना कुछ रेडिएशन बाहर निकलता रहता है, अल्फा बीटा गामा रेज, वही वो गामा रेज है। ठीक है, ये भी काफी नुकसान पहुंचाता है। अब एक्सरेज देखिए, इसका भी पेंट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है। देखो, एक्सरेज का यूज किया जाता है हड्डियों के ढांचा पता करने में, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, हड्डियों के बारे में जानकारी के लिए, या किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता करना है तो हम लोग एक्सरे टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सरे जो होता है उसका भी पेंट्रेटिंग पावर ज्यादा है, लेकिन ये इतना भी हार्मफुल नहीं है। अगर हार्मफुल होता तो भाई हम लोग एक्सरे क्यों करवा रहे होते हैं? ठीक है, लेकिन अगर बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है, और इस पे अगर कॉन्टिन्यूअसली पड़ रहा है, बहुत देर तक, बहुत टाइम तक लगातार उसकी इंटेंसिटी बढ़ा के गिरा रहे हैं उसके ऊपर, तो भाई हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे इतना नुकसानदेह नहीं है। उसके बाद अच्छा, एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होता है? एक्सरे प्रोड्यूस होता है कि जैसे मान लो कैथोड रेज है और उस कैथोड रेज को किसी हाई एटॉमिक मास वाले मेटल पर स्ट्राइक करा दो, टकरा दो, तो वहां से भी एक्सरे प्रोड्यूस हो जाएगा। एक्सरे प्रोड्यूस होता है कैथोड रेज, कैथोड रेज strikes on the high atomic mass metal, high atomic mass metal, हाई एटॉमिक मास मेटल पर जब कैथोड रेज टकराता है तो उससे जनरेट होता है एक्सरे। फिर उसके बाद आपको पता है क्या हमारे पास है? अल्ट्रावायलेट। अब अल्ट्रावायलेट रेज क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज हमें कहां से मिलता है? ये सनलाइट हो गई, ठीक है, सूरज की रोशनी में ये मेनली है आपका। ठीक है, अल्ट्रावायलेट वाले कुछ बल्ब वगैरह भी आते हैं, ठीक है, वो वहां से मिल जाएगा। अल्ट्रावायलेट ये हो गया तुम्हारा, ये कहां से मिल रहा है?
सनलाइट से इसका सोर्स हो गया, सूरज की रोशनी में पाया जाता है। ठीक है। विजिबल, अब विजिबल लाइट ये भी सनलाइट से मिल रहा है, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गए, नॉर्मल लैंप हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या है, यहां से जो रोशनी हो रही है जिनको हमारी आंखें देख सकती हैं वो सब क्या हो गई, विजिबल लाइट हो गई। अच्छा, ये इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कैसे जनरेट होता है, अगर किसी भी बॉडी को आप गर्म कर रहे हैं या कोई हॉट बॉडी है तो हॉट बॉडी से जो रेडिएशन बाहर निकलता है वो तुम्हारा क्या होता है, इंफ्रारेड होता है। ठीक है, इमिटेड बाई हॉट बॉडी, इमिटेड बाई हॉट बॉडी, कोई हॉट बॉडी अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, ठीक है, उसमें से बाहर निकलता है। ठीक है, और देखो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव क्या है, रेडियो वेव क्या है, ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट ये जब ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उससे जनरेट होते हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, लेकिन इनका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, तभी तो ये बहुत दूर तक क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, इनका वेवलेंथ काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ईएमआर का स्पेक्ट्रम। ठीक, अब आओ देखो भाई, हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर क्या नेचर पाया जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर वेव का नेचर है, भाई वेव ही तो है, लाइट क्या है, वेव है। ठीक है, तो इसको साबित कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे कि आखिर ईएमआर के अंदर वेव नेचर है, यानी लाइट के अंदर वेव नेचर कैसे प्रूफ किया जाए, कैसे साबित किया जाए। तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं, जैसे डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ इंटरफियरेंस हो गया, कुछ ऐसी फिनोमिना, एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना, या रिफ्लेक्शन हो गया, या रिफ्रैक्शन हो गया, जो लाइट के अंदर भी है और जो वेव के अंदर भी है, यानी लाइट का नेचर और वेव का नेचर यहां पर मैच कर रहा है, कुछ फिनोमिना से साबित होता है। ठीक है, तो मैं इन कुछ फिनोमिना को आपके साथ डिस्कस करता हूं, आराम आराम से सुनते हैं, समझते हैं, जैसे थोड़ा सा फीलिंग है तो अच्छा लगेगा कि आखिर बात कहां से कहां तक जा रही है और कैसे कैसे धीरे से आगे चल करके हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक फिनोमिना बात करता हूं जो अक्सर हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं, सब लोग को पता होता है, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, यानी लाइट आई, टकराई, टकरा करके रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये वेव के अंदर भी है। वेव और लाइट की ये फिनोमिना सेम है, यानी वेव भी रिफ्लेक्शन शो करता है, लाइट ईएमआर भी रिफ्लेक्शन शो करता है, किसी से टकरा करके पलट जाना, किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाना। अच्छा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे लाइट की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी मीडियम में इंटर करती है तो वो अपना रास्ता थोड़ा चेंज कर देती है, बेंड हो जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है, जैसे लाइट का है, वेव का भी यही नेचर है। वेव थ्योरी यही कहती है कि अगर जैसे पानी में लाइट गई तो पानी में जाने पर क्या होता है, जो लाइट है, लाइट का रास्ता थोड़ा चेंज हो जाता है, बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। डिफ्रैक्शन के बारे में बात करें, जैसे मान लो एक कमरा है, छोटा सा होल कर दिया गया और वहां से लाइट अंदर आ रही है, तो लाइट अंदर आ तो रही है लेकिन वो फैल कर आएगी, थोड़ा बिल्कुल सीधे नहीं आएगी, थोड़ा सा फैल करके आएगी, इसी प्रॉपर्टी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज जो हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट क्या है, वेव नेचर को साबित करते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट, सारे प्रॉपर्टीज वेव नेचर को साबित करते हैं। इंटरफियरेंस यानी दो वेव्स का आपस में जुड़ना, तो लाइट्स भी, अगर दो लाइट आपस में टकरा रही हैं तो कहीं पर आपस में जुड़ रही हैं, कहीं टकरा रही हैं, तो कहीं पर ब्राइटनेस होता है, ब्राइट बैंड आता है, स्पेक्ट्रम जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो वहां ये आपको बताएंगे, ब्राइट बैंड आता है, कहीं पर डार्क आता है, डार्क पट्टियां आ जाती हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो थी, एक साइड है जो कि ईएमआर के वेव नेचर को, लाइट के वेव नेचर को शो कर रही है, प्रूफ कर रही है, उसे साबित कर रही है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी थी जो कि ईएमआर के वेव नेचर को साबित नहीं करती हैं। ईएमआर के वेव नेचर से उन फिनोमिना को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे एक है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह के प्रॉपर्टी को हम वेव नेचर से तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की फिनोमिना को हम लाइट के नेचर से, लाइट के अंदर जो वेव का नेचर है उससे तो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले ये जानेंगे आखिर ये फिनोमिना है क्या, और इसी फिनोमिना से साबित हुआ कि ईएमआर के अंदर, लाइट के अंदर सिर्फ वेव का नेचर नहीं होता है, उसके अंदर एक दूसरा भी नेचर है और वो है पार्टिकल का नेचर, जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। वरना हम इन सब फिनोमिना को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इन सब फिनोमिना को हम कैसे सही ठहराएंगे,
जैसे अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात करें कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, जैसे सपोज दैट मैंने कोई एक आइडियल बॉडी सपोज कर ली, वैसे 100% ब्लैक बॉडी कोई नहीं है, एक आइडियल बॉडी मान लेते हैं, तो हम ऐसे बॉडी को ब्लैक बॉडी कह सकते हैं जो जितनी भी रेडिएशन उस पर टकराए, जो भी लाइट उस पर टकराए, वो सब को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। एवरी टाइप की रेडिएशन को वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, 100% एब्जॉर्ब कर ले, तो उसको हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कह सकते हैं। वैसे अभी 100% परफेक्टली ब्लैक बॉडी हमारे डेली लाइफ में तो नहीं है। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, ब्लैक होल आपने सुन रखा होगा, ब्लैक होल इसी ब्लैक बॉडी का एक एग्जांपल है। ठीक है, उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर ब्लैक होल का एक छोटा सा टुकड़ा भी, छोटा सा हिस्सा भी लिया जाए तो एक कई हजार किलो के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि वो पूरी ग्रेविटी अंदर खींच लेता है, डार्कनेस से वहां पर। क्यों? क्योंकि जितनी भी लाइट उससे टकराती है वो सबको सोख लेगा, सबको एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी, जो 100% रेडिएशन को पूरी तरीके से क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, बाहर ही ना जाने दे। इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक कोई कंटेनर ले लिया या कोई एक छोटा सा रूम ले लिया, रूम ही है, मान लो एक छोटा सा होल ले लिया और कहीं से रास्ता आने जाने का नहीं है, यहां से लाइट आई, तो अब क्या हुआ, लाइट टकराया, टकरा करके इसी रूम में इधर से उधर, इधर से उधर होता रहे। ठीक है, तो यही चीज ब्लैक बॉडी का एग्जांपल हो गया। ऐसा ही होता है, वो फिर बाहर नहीं निकल पाएगा, इमिट नहीं हो पाएगा, वो सब अंदर का अंदर ही रह जाएगा रेडिएशन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। इस तरह ब्लैक बॉडी बनाई जा सकती है। ठीक है, और जब यही ब्लैक बॉडी को हम गर्म कर दें, हीट कर दें किसी टेम्परेचर पर, तो वो रेडिएशंस को क्या करने लगता है, इमिट करने लगता है। तो इस तरह के रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ऐसे रेडिएशन को जो ब्लैक बॉडी इमिट कर दे हीट करने पर किसी टेम्परेचर पर, तो उसी को हम लोग बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इसको देखिए, क्या वेव नेचर इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? अभी मैं इसको दो तरीके से आपको समझाता हूं, एक ग्राफ बना करके भी। वेव नेचर क्या कहता है कि टकराया, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा या डिफ्रैक्शन होगा, रास्ता मुड़ेगा, कुछ तो होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, अगर लाइट अंदर आई, ब्लैक बॉडी के से अगर लाइट टकराई, तो लाइट तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया। तो ये तो वेव नेचर नहीं है। वेव नेचर ये कि अगर किसी सरफेस से टकराएगा, किसी बॉडी से टकराएगा, तो वो टकरा करके पलट कर आएगा या अपना रास्ता मोड़ लेगा या आर पार निकलेगा, कुछ तो होगा फिनोमिना। लेकिन ब्लैक बॉडी क्या कह रहा है, ब्लैक बॉडी में क्या प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और वेव नेचर में ऐसा नहीं होता कि सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाए, रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्रैक्शन होगा, इंटरफियरेंस होगा, कुछ तो होगा जब लाइट उससे टकराएगी, ईएमआर टकराएगी। तो वेव नेचर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भैया लाइट गई कहां, वो रेडिएशन गया कहां, सब तो एब्जॉर्ब हो गया। और इसको दूसरे तरीके समझते हैं, एक अगर जो ग्राफ बनाया गया एक्सपेरिमेंट करके, हम ये ग्राफ बना रहे हैं इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, यानी ये जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है, इंटेंसिटी के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ हम एक ग्राफ बना रहे हैं। अलग अलग टेम्परेचर पे दो ग्राफ बना रहे हैं। मान लो एक T1 टेम्परेचर पे बनाया, ठीक है, ये T1 टेम्परेचर पर हो गया, और एक T2 टेम्परेचर पे बनाया। ठीक है, T2 टेम्परेचर। तो जाहिर सी बात है कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वो जो रेडिएशन निकल रहा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। एक पीक लेवल पर गया, और फिर देखो उसके बाद डिक्रीज करने लगा। मान लो T1 टेम्परेचर, T1 इज अ लेस देन T2 या T2 इज अ ग्रेटर देन T1। तो T1 वैल्यू कम है, टेम्परेचर कम है, तो उस पर देखो इंटेंसिटी कम मिला। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, हमने देखा कि रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ी तो, लेकिन किसी एक पीक पॉइंट पर आने के बाद फिर वो इंटेंसिटी घटने लगी। ठीक है, हाँ, अलग अलग टेम्परेचर पर ये हाइट बढ़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटेंसिटी बढ़ जाता है, वो अलग बात है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटेंसिटी बढ़ गया, लेकिन जो ग्राफ कह रहा है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इंटेंसिटी बढ़ रहा है, और बढ़ने के बाद एक पीक पॉइंट आने के बाद वो डिक्रीज होने लगा। ऐसा ग्राफ हमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ। अब यहां से वेव थ्योरी को समझते हैं कि वेव थ्योरी क्या कहती है। वेव थ्योरी कहता है कि जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्रीक्वेंसी को होता है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी का यह कहना है कि अगर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती ही जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ती ही जाएगी, वो रुकेगी नहीं। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, वो कभी कांस्टेंट या घटेगी नहीं। तो यानी वो इनफाइनाइट पर जाना चाहिए। अगर कहीं रुकने का नाम नहीं लेगा तो हम ये कहेंगे ना कि भैया वो इनफाइनाइट पर पहुंच गया।
तो हमें इनफाइनाइट पर पीक मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये किसी एक पॉइंट पर, लिमिटेड पॉइंट पर पीक मिला और उसके बाद देखो फिर से इंटेंसिटी घटने लगी, फ्रीक्वेंसी के साथ इंटेंसिटी घटने लगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ रही है यानी इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी अगर फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वेव थ्योरी यहां पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, अब आइए दूसरा जो था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इसी पार्टिकल और वेव नेचर को लेकर के एक थ्योरी बनी जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जिसे सबसे पहले 1900 में दिया था किसने? प्लांक्स ने। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का। तो प्लांक्स ने क्या कहा उसको बात समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अभी तक क्या चल रहा था मामला कि लोग ये मानते थे कि जैसे सन से जो लाइट आ रही है या किसी भी हॉट बॉडी से अगर एनर्जी इमिट्स हो रही है, रेडिएशन बाहर निकल रहा है, तो वो सीधे आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस निकल रहा है। जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, अर्थ तक लाइट आ रहा है, अर्थ के सरफेस तक, तो ये सीधे आ रहा है। पहले लोग ये मानते थे, ठीक है, लेकिन ये गलत है। कॉन्टिन्यूअस नहीं आता, सीधे नहीं आता। सन से जो लाइट आ रही है, जो ईएमआर अर्थ तक, हम तक पहुंच रहा है, वो टुकड़ों में आ रहा है, स्मॉल पैकेट्स में आ रहा है, छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में आ रहा है, जिसे उन्होंने क्या बोला? क्वांटम। ठीक है, ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उन्होंने कहा छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में आता है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, या इसी को बोल दीजिए बंडल। ठीक है, और इसी को नाम क्या दे दिया गया? उन्होंने नाम दिया क्वांटम। ठीक है, एक पैकेट को क्वांटम बोलेंगे और कई सारे पैकेट्स को, एनर्जी के पैकेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटा। प्लूरल वर्ड है क्वांटा। ठीक है, क्वांटम का प्लूरल वर्ड क्वांटा होगा। ठीक, तो ये मेन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का पहला पोस्टुलेट्स था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि एनर्जी जो होती है, अगर किसी भी हॉट बॉडी से जो एनर्जी इमिट्स हो रही है, वो एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं इमिट्स होती है, वो डिसकॉन्टिन्यूअसली निकलती है, डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में बाहर निकलती है। और वो पैकेट्स किसका होता है? एनर्जी का पैकेट्स होता है। उसी एनर्जी के पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। अच्छा, ये अगर विजिबल लाइट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे सनलाइट के लिए बात कर रहे हैं, तो सनलाइट के क्वांटम को हम फोटोन भी बोल सकते हैं। सनलाइट के क्वांटा को हम लोग क्या नाम देंगे? स्पेशली उसको नाम देने वाले हम लोग फोटोन। ठीक है, अब एक फोटोन जो होता है यानी एक पैकेट, या हम कह सकते हैं एक क्वांटम, उसकी एनर्जी कितनी होती है? तो प्लांक्स ने कहा कि जो भी एनर्जी होगी क्वांटम की, एनर्जी ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ क्वांटम, ठीक है, वो क्या होगा? इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और वेव या रेडिएशन। वो जो रेडिएशन है क्वांटम की, जो रेडिएशन है और रेडिएशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। यानी उन्होंने फॉर्मूला दिया कि E इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके एक कांस्टेंट यूज किया गया, वो कांस्टेंट क्या है? H, H न्यू। ठीक है, तो ये आ गया मेन एक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, EMR के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, वेव के लिए, लाइट के लिए एक फॉर्मूला आ गया E इक्वल टू H न्यू, जहां पर न्यू पहले बात कर चुके हैं फ्रीक्वेंसी है, और H क्या होता है? H होता है आपका प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट माना गया। प्लांक्स कांस्टेंट क्या है? ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट माना गया। देखो, दो टाइप का कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्स में या किसी भी प्लेनेट पर, स्पेस में, कहीं भी आप चले जाइए, ये वैल्यू सेम रहेगी। ये वैल्यू, यही वैल्यू हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। एक नॉर्मल कांस्टेंट होता है, जैसे ग्रेविटी वाली बात कर लें, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अर्थ के लिए, मून के लिए जी की वैल्यू बदल जाएगी, जुपिटर के लिए जी की वैल्यू अलग हो जाएगी, ठीक है, और दूसरे प्लेनेट के लिए, ग्रह के लिए जी की वैल्यू बदल जाएगी। तो ये अलग टाइप के कांस्टेंट हो गए। ये क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कहीं भी चले जाओ वैल्यू सेम रहने वाली होती है। कितनी वैल्यू होती है इनकी? इनकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकंड। जूल पर सेकंड नहीं है,
जूल सेकंड है, ये एमकेएस यूनिट है, एमकेएस यूनिट कह सकते हैं या एसआई यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। और एक वैल्यू जो सीजीएस यूनिट में होती है 6.6 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकंड, ये थोड़ी छोटी यूनिट है, इसको हम लोग सीजीएस यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आया E इक्वल टू एच न्यू, एच प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू क्या हो गया तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। चलो भाई लो, और इसको थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और अच्छे ढंग से समझते हैं। E इक्वल टू एच न्यू है, न्यू का फॉर्मूला हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं पीछे, C अपॉन लैम्डा होता है, तो लैम्डा के टर्म में ये फॉर्मूला निकल कर आया। यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आ रहा है कि जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के है, और जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के है, ठीक है। यानी अगर कोई वेव, कोई रेडिएशन, कोई ईएमआर ऐसा है जिसका लैम्डा यानी वेवलेंथ ज्यादा है तो वो उसकी एनर्जी कम होगी, और अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होने वाली है। जैसे इससे पहले हमने स्पेक्ट्रम बनाया, ईएमआर के टाइप्स देखें तो कॉस्मिक रेस था जिसका वेवलेंथ सबसे कम था, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, यानी कॉस्मिक रेस की एनर्जी सबसे ज्यादा थी, इसीलिए देखो उसका पेंट्रेशन पावर भी ज्यादा था और वो थोड़ा हार्मफुल भी है, ठीक है। गामा रेज उसकी भी एनर्जी ठीक ठाक है, एक्स रेज, लेकिन जैसे जैसे हम माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स तक पहुंचते हैं वहां पर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, वेवलेंथ बहुत बढ़ जाता है, और वेवलेंथ बढ़ने से क्या होता है कि एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है, एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मान लो कि एक से ज्यादा फोटोन है, 2 फोटोन है, 3 फोटोन है, 4 फोटोन है, ठीक है, तो उसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू एन एच न्यू। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ क्वांटम, नंबर ऑफ क्वांटम। अगर विजुअल लाइट के लिए बात कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से उन्होंने एक बात बताया कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से हम यहां पर बता रहे हैं कि जो ईएमआर का एनर्जी होगा, ठीक है, ईएमआर की जो एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड होगी, किसी भी लाइट की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होगी। क्वांटाइज्ड का मीनिंग ये होगा कि जब भी एनर्जी निकलेगी वो हमेशा एच न्यू के मल्टीपल में निकलेगी। एक एच न्यू निकलेगा, एक एच न्यू होगा, 2 एच न्यू होगा, 3 एच न्यू होगा, 4 एच न्यू होगा, ठीक है, इसी के मल्टीपल में निकलेगी। कभी हाफ एच न्यू, यहां पर एन क्या है, एन तुम्हें इंटीजर वैल्यू मिलने वाली है, एन जो हमेशा मिलेगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जैसे समझाने को हम कहें कि हमारे पास जैसे 1 के नोट होते हैं, 2 रुपए का नोट होता है, ठीक है, 5 का नोट है, 10 का नोट है, 20 का नोट है, लेकिन हम कहें मुझे 3.5 रुपए का नोट लाओ, तो ऐसा तो नहीं बना है ना, ठीक है। यानी 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 10। इसी तरीके से आप एनर्जी भी समझ सकते हैं कि 1 एच न्यू है, 2 एच न्यू है, 1 और 2 के बीच में कोई लेवल नहीं है, 1 एच न्यू और 2 एच न्यू के बीच में कोई लेवल नहीं है, 1.5 एच न्यू नहीं पॉसिबल हो सकता है, यानी ये एनर्जी क्वांटाइज्ड है। जब भी एनर्जी निकलेगी हमेशा एच न्यू के मल्टीपल में ही बाहर निकलेगी, हमेशा एच न्यू के मल्टीपल में ही एनर्जी इमिट्स होने वाली है, रेडिएट होने वाली है। तो ये एक ऐसी फिनोमिना थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इसके जस्ट बात करेंगे, लेकिन ये सब ऐसी फिनोमिना थी जिसको हम वेव नेचर से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझाया 2 तरीके से कि भैया लाइट आई तो अंदर की अंदर ही रह गई, ना रिफ्लेक्ट हुई, ना डिफ्रैक्ट हुई, ना तुम्हारा इंटरफियरेंस वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। जबकि वेव नेचर तो यही कहता है कि अगर लाइट टकरा रही है, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट जरूर होगी, ठीक है, वो रास्ता मोड़ जरूर लेगी, डिफ्रैक्शन कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वहां पर नहीं हो रहा था। वहां सारी लाइटें, सारी वेव्स सब क्या हो जा रही थी, सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जा रही थी, और हीट करने पर वो इमिट हो जाएंगी। तो जब सारी रेडिएशन इमिट हो रहा है तो इमिट होगा तो वो एनर्जी बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ती जानी चाहिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, लेकिन वो नहीं बढ़ा, वो एक टाइम के बाद जाकर के उसकी इंटेंसिटी घटना स्टार्ट कर दी। तो वो जो इंटेंसिटी घट रही है फ्रीक्वेंसी के साथ, वो वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका मतलब था कि ईएमआर के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर क्या पाया गया, पार्टिकल का नेचर पाया गया। एक्चुअल में वो पार्टिकल हैं क्या, वो एनर्जी पार्टिकल्स हैं, जिनके बारे में प्लांक्स बात करते हैं। प्लांक कहते हैं कि ये जो एनर्जी का जो पार्टिकल है वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में है, बंडल के फॉर्म में है, जिन्हें हम आप क्वांटम कहेंगे। और ये क्वांटम एक बारी में नहीं निकल जाते पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ निकल रहे हो कॉन्टिन्यूअस, ये हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में निकलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके निकलते हैं। लेकिन जब
भी निकलते हैं वो हमेशा एच न्यू के फॉर्म में ही निकलेंगे। ठीक है, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ क्वांटम या नंबर ऑफ फोटोन रख सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें कि अगर एक मोल फोटोन के लिए बात करें, एन इक्वल टू अगर हम ले रहे हैं 1 मोल फोटोन तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मोल में कितना फोटोन होता है, एक मोल तो एक फिक्स वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे एवोगैड्रो नंबर बोलेंगे। तो हम यहां पर n की जगह पर क्या रख सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर और h न्यू। ये जो वैल्यू है एक्चुअल में इसी वैल्यू को हम लोग 1 आइंस्टीन एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये जो वैल्यू है इक्वल टू Na इंटू एच न्यू। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एक मोल के बराबर। ठीक है, इसी को हम लोग 1 आइंस्टीन बोलते हैं, 1 आइंस्टीन बोलते हैं। ठीक है, 1 आइंस्टीन एनर्जी। ठीक है भाई लोग, ये था प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी जो कि 1900 में था। अब 1905 में ये जो आइंस्टीन थे साइंटिस्ट, इन्होंने एक और प्रपोजल कहा। इन्होंने कहा कि ये जो फोटोन है, यानी लाइट के बारे में ही बता रहे थे वो, कि ये जो फोटोन है वो एनर्जी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। और उन्होंने इसको लेकर के एक इक्वेशन दिया जिसको हम लोग बोलते हैं E इक्वल टू mc²। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वल टू mc²। m क्या हो गया, मास हो गया। ठीक है, वो जो एनर्जी पार्टिकल्स जो हैं, जिन पार्टिकल्स के बारे में बात हो रहा है, देखो उसके लिए मास का टर्म यूज हो रहा है। भाई मास आते ही समझ जाना चाहिए कि अब हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। और c क्या हो गया, लाइट की स्पीड हो गई। ठीक है, c क्या हो गया तुम्हारा, लाइट की स्पीड। अच्छा, अभी प्लांक्स ने क्या दिया था, इक्वल टू एच न्यू। ये भी तो है फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला आइंस्टीन इक्वल टू mc² दे रहे हैं। प्लांक्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या दे रहे हैं, इक्वल टू एच न्यू दे रहे हैं। दोनों ही फोटोन यानी क्वांटम की एनर्जी का फॉर्मूला है, दोनों ही क्वांटम की एनर्जी का फॉर्मूला है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमें किस नेचर के बारे में बता रहा है, देखो m आ रहा है, m यानी मास। ये हमें किसके बारे में बता रहा है, ये पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहा है, ये पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और यहां पर क्या है, न्यू किसकी प्रॉपर्टी है, एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा दिया गया था, ये वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वेव नेचर के बारे में बात कर रहा है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को मिलाकर और ये सारी थ्योरी मिलाकर के, अभी वेव थ्योरी से हमने लाइट के नेचर को साबित किया था कि भैया लाइट में भी वेव नेचर है, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, सारी प्रॉपर्टी जो लाइट में है वो वेव में भी है, जो वेव में है वो लाइट में भी है। ठीक है, लेकिन कुछ और भी बातों से साबित हुआ कि भैया सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर नहीं है, उसके अंदर पार्टिकल भी नेचर पाया जा रहा है। तो आइंस्टीन ने ही सबसे पहले ये बात किया कि लाइट के अंदर क्या पाया जाता है, ड्वेल नेचर। ठीक है, ड्वेल नेचर फाउंड इन लाइट। ठीक है, ड्वेल नेचर पाया गया किसके अंदर, लाइट के अंदर। सबसे पहली बार आइंस्टीन ने ही इसके बारे में बात की कि भैया लाइट के अंदर दो नेचर पाया जाता है, एक वेव का नेचर है और एक पार्टिकल का नेचर है। बहुत सारी प्रॉपर्टी लाइट की हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो वेव नेचर से साबित नहीं होती है, जैसे अभी हम लोग ने जस्ट बात की है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बाद हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को इसी बेसिस पर एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने कहा कि भैया इसको हम पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट के अंदर दो नेचर होता है। लाइट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ईएमआर को भी कह सकते हैं कि ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर दो नेचर होता है, एक उसका वेव का नेचर और दूसरा उसका पार्टिकल वाला यानी मैटर वाला नेचर। ठीक है, तो यहां से था ड्वेल नेचर। अभी ड्वेल नेचर हम लोग, ये तो लाइट में देखा हमने, ड्वेल नेचर ईएमआर के अंदर देखा। अभी हम लोग ड्वेल नेचर के बारे में मैटर में भी बात करेंगे कि मैटर के अंदर ड्वेल नेचर कैसे पाया जाता है। तो भैया मैटर का तो थोड़ी ना साबित करना है मुझे पार्टिकल नेचर, वो तो ऑलरेडी मुझे दिख रहा है। मैटर की डेफिनेशन है जिसमें वजन हो, जिसको हम फील कर सके, जो स्पेस कवर करता हो। तो ये तो ऐसे ही साबित हो जाएगा कि भैया वो मैटर है, वो पार्टिकल है, उसके अंदर है वो नेचर। उसके अंदर क्या साबित करना रहेगा, उसके अंदर मुझे साबित करना होगा वेव का नेचर। तो उसके बारे में बात किया था डी ब्रोगली ने, जो हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा। लेकिन अभी एक फिनोमेना पर और डिस्कस करना बाकी है, और आज का टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल होगा वो लगाएंगे। नेक्स्ट फिनोमेना हमारे पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
देखो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक एक पॉइंट मैंने यहां लिख रखा है, अभी मैं आपको पढ़ करके एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बहुत शॉर्ट नोट्स बढ़िया लैंग्वेज में लिख रख के रखा है, आपका पूरा एक नोट्स रेडी हो जाएगा। लेकिन मैं जैसा एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले पूरी बात सुनिए। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सीधा सीधा मतलब यह है कि एक ऐसा मेटल का सरफेस हो, एक ऐसा मेटल हो जिसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होती हो। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम है, इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी वाला मेटल सरफेस हो, जैसे पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, अगर उनसे लाइट टकराई और लाइट के टकराते ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से मैं बोल रहा हूं, लाइट आई, मेटल के सरफेस से टकराई और टकराने पर तुरंत बिना लैगिंग के, बिना टाइम लैगिंग के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, टकराते ही बाहर निकल जाए इलेक्ट्रॉन, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इस फिनोमेना का यूज कहां किया जाता है? भैया, ये जो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ ना, तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो करंट पास होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो करंट पास होता है। तो अगर ये जो फ्री हुए इलेक्ट्रॉन को हम किसी सर्किट में इन्वॉल्व कर दें, किसी सर्किट में पास करा दें, तो वहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, ठीक है। आई होप आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो समझ में आ गया। मेटल के सरफेस से टकराई लाइट और लाइट टकराते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, लेकिन उसकी अपनी कुछ कंडीशन है कि कैसी लाइट होनी चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, और वो जो लाइट टकरा रही है, फोटोन टकरा रहा है, फोटोन के पास जो एनर्जी होगा उस एनर्जी का यूज कहां हुआ, वो सब बात करते हैं। लेकिन इसको थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं कि जो मेटल सरफेस होगा, मेटल सरफेस, इसको मान लेते हैं, इसको कैथोड बना लेते हैं। कैथोड, मेटल सरफेस को क्या बना लिया गया है? कैथोड, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया मेटल, ठीक। और यहां पर हमने कुछ एक तुम्हारा एनोड प्लेट बना रखा है, एनोड बना रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, और इन सब को हमने जोड़ रखा है बैटरी से, इन सब को बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक। ये हो गया प्लस, ठीक है, बैटरी से जोड़ रखा है। और जैसे ही, अच्छा, ये पूरा क्लोज पैक है, ये पूरा क्लोज पैक है, ठीक है। किसमें क्लोज पैक है? कोई इवाक्यूएटेड तुम्हारा सील ट्यूब है, पूरा कोई सील्ड ट्यूब है, वैक्यूम वाला, ठीक। अब क्या है, जैसे ही इसमें लाइट, इस पे क्या हुई, लाइट टकराई, इस पे लाइट टकराई, तो लाइट टकराते ही ये मेटल का सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ये लो भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा, इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में फ्लो होने लगेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तुरंत करंट पास हो जाएगा। हमने सब लगा रखा है, बैटरी उटरी सब अरेंजमेंट कर रखा है। जैसे ही लाइट टकराई मेटल के सरफेस से, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ठीक है। वैसे ही सर्किट में क्या हो जाएगा? करंट आ जाएगा, ठीक है। यही जो टेक्निक है, इसी का तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग सोलर सेल वगैरह में, जो सोलर पैनल लगते हैं, इसी टेक्निक का तो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो लाइट टकरा रही है, ये लाइट किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी की होनी चाहिए। पर्टिकुलर एनर्जी का मतलब यह है कि मान लो ये जो मेटल सरफेस है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना है, तो एक फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होनी चाहिए। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इस पे गिरेगी तो फिर इलेक्ट्रॉन को वो इजेक्ट नहीं करा पाएगी, चाहे उस पर लाइट कितनी देर तक क्यों ना टकराती रहे, या उस लाइट की इंटेंसिटी चाहे कितनी ही क्यों ना हो। इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, तीव्रता, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने भी टकराते रहें, क्योंकि आपको पता है कि प्लांक्स ने बताया कि एक ही बार में नहीं आके टकराता है। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा, यानी फोटॉन्स ऐसा नहीं है 50-60 फोटॉन एक बार में एक इलेक्ट्रॉन पे टकराएंगे, ठीक है। वो डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में आता है, पैकेट के फॉर्म में आता है। तो जब ये पैकेट बंडल आके इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से ही टकराएगा, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा एक बार में। ऐसा नहीं कि 50 फोटॉन एक बार में एक इलेक्ट्रॉन से टकरा गए, ऐसा नहीं है। एक फोटॉन एक बार में एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊं, इंटेंसिटी का मतलब है ब्राइटनेस, उसकी तीव्रता, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाते जाएं, लेकिन
उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम रहे, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, तो वो कितना भी मैं 100 200 या दिन भर मैं उस पर लाइट गिराता रहूं उस मेटल के सरफेस पर, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए इजेक्ट होने के लिए, उतनी एनर्जी वाला, कम से कम उतनी एनर्जी वाला फोटोन तो टकराना चाहिए। उससे ज्यादा एनर्जी का हो तो वो अलग बात है, उतनी एनर्जी का फोटोन तो उससे टकराना ही चाहिए। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो जो लाइट यानी फोटोन टकरा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहे, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू नॉट। इस फ्रीक्वेंसी को बोलने वाले हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो फोटोन टकरा रहा है, ठीक है, इंसिडेंट जो फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, जैसे मान लो मेटल का सरफेस है और इस पे लाइट टकरा रहा है, फोटोन यानी एच न्यू, ठीक है, ये जाकर के इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है मेटल के सरफेस से, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा सकता है। वरना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा चाहे तुम दिन भर इस पे लाइट गिराते रहो। यही वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए फोटोन के पास। फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो फ्रीक्वेंसी मैं कह रहा हूं मतलब उससे आप एनर्जी के टर्म में बात करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का सीधा सीधा रिलेशन है। अगर मैं ज्यादा फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं इसका मतलब लाइट ज्यादा एनर्जी की होनी चाहिए, कम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मतलब लाइट कम एनर्जी की है, ठीक है। तो एनर्जी कम नहीं होना चाहिए, जितना उसको चाहिए उतना मिलना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी से मतलब है, हमें लाइट की इंटेंसिटी से मतलब नहीं है, लाइट की इंटेंसिटी से मतलब नहीं है, हमें एनर्जी से मतलब है। एनर्जी मिलेगा तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अच्छा, इंटेंसिटी का फिर किससे मतलब है? अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजेक्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, जितने फोटोन टकराएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकलेंगे। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, ब्राइटनेस। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहा हूं, तो जितने फोटॉन्स जिनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी ज्यादा है, तो जितना फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, तो अगर मैं 10 फोटोन गिराऊंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? इजेक्ट कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने यहां पे सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, एक बार आप देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या इसे आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। यहां वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां दो बातें हैं, एक फोटोन की एनर्जी और एक फोटोन की इंटेंसिटी। अगर मैं फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो उससे क्या फायदा मिलेगा? फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ाने का लेना देना सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, 2 फोटोन गिराऊंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, 10 करूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इंटेंसिटी का लेना देना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में नहीं है। क्योंकि अगर तुम एक लिमिट जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उससे कम वाली लाइट गिराओगे तो भैया चाहे तुम 1000 लाइट गिरा दो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने वाला है, तुमको उससे ज्यादा की एनर्जी वाला चाहिए ही चाहिए, तब जाकर के वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। तो अगर मैं एनर्जी के बारे में बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी का लेना देना है, और अगर मैं इंटेंसिटी के बारे में बात करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये जो फोटोन है, इंसिडेंट लाइट है, उसकी एनर्जी है एच न्यू, वो आकर के इससे टकराया, तो टकरा करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो जब ये टकराता है तो इसकी एनर्जी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये एनर्जी 2 कामों में खर्च होती है। पहला काम होता है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकाल देना, ठीक है। तो बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, या उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये मेटल की प्रॉपर्टी है, वर्क फंक्शन, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलने वाले हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी।
थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो पहला काम क्या है इस इंसिडेंट लाइट का? इस इंसिडेंट लाइट का पहला काम यह है कि इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से इजेक्ट करना, जस्ट बाहर निकालना। तो उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन कहते हैं। तो लाइट का कुछ पोर्शन इस काम में खर्च हो गया। अब जो बचा खुचा एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन के को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में चला जाता है। काइनेटिक एनर्जी दोगे तभी तो मूवमेंट करेगा भैया, नहीं तो निकल के वहीं सरफेस पर पड़ा रहेगा। इलेक्ट्रॉन को तुमने फ्री तो कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए सर्किट में, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए तुम्हें उसको काइनेटिक एनर्जी भी तो देनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी कहां से? वो काइनेटिक एनर्जी इसी फोटोन की एनर्जी से तो मिलेगी। कुछ एनर्जी गई, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराई, मेटल के सरफेस से बाहर निकाली, बाउंड तोड़ी, और उसके बाद जो बची खुची एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को दे दिया उसके काइनेटिक एनर्जी में। यानी वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहलाता है कि भैया इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। अब जाओ भैया घूमो। जैसे सपोज दैट एक पार्क में आप जा रहे हैं, वहां का टिकट 100 रुपए है और आपके पास 80 रुपए पड़े हुए हैं, तो क्या आप पार्क में एंट्री कर पाएंगे? नहीं। पार्क में एंट्री करने के लिए कम से कम आपको 100 रुपए चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कि इससे मिलेगा। तो हमने अगर 100 रुपया दिया तो तुम सिर्फ पार्क के अंदर जा पाओगे। तो अगर हमने इसको सिर्फ वर्क फंक्शन वाली एनर्जी दी, मिनिमम एनर्जी दी, तो वो सिर्फ मेटल के सरफेस से निकल भर पाएगा। पार्क के अंदर जाकर के और भी चीजें हैं, ठीक है, झूले वगैरह लगा दिए, उसका अलग टिकट है, खाने का स्टॉल अलग है, उसका अलग टिकट है। अगर मैं तुम्हें पैसा बढ़ा के दिया, 100 रुपए और एक्स्ट्रा कर दिया, 50 रुपए और एक्स्ट्रा कर दिया, तो पार्क में जाने के अलावा तुम कुछ और भी चीजें ले पाओगे, कुछ और भी चीजें खरीद पाओगे। तो जो वर्क फंक्शन मिल रही है इससे तो बस इलेक्ट्रॉन निकला भर है मेटल के सरफेस से। अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर दी, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन को और क्या करा देगा? मूव करा देगा, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी कहां कहां खर्च होती है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट और एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी बन जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या हो गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, वर्क फंक्शन को और भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन को इस तरह 5 टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको और सॉल्व करें तो एच न्यू है माइनस एच न्यू नॉट लिख लीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यहां एच कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया है। अब इससे कई सारे क्वेश्चन आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, बहुत डिटेल में नहीं और जा रहे हैं क्योंकि इसमें कई सारे पॉइंट्स और भी हैं, ग्राफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है वो सब भी होता है, लेकिन ये सब आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक से, यानी केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर से इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। ये आपका फिजिक्स का पोर्शन है, लेकिन क्योंकि है सिलेबस में, आपको कनेक्ट कराना था, फील कराना था कि पार्टिकल नेचर क्या है और वेव नेचर क्या है। अब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से देखिए, लाइट टकरा रही है, एक फोटोन, ठीक है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और वो इसको इजेक्ट तभी कर सकता है जब उसकी फ्रीक्वेंसी, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम अमाउंट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो होना ही चाहिए, ठीक है, उतनी एनर्जी तो उसको दो कि जिससे वो बाहर निकल पाए। लेकिन वेव थ्योरी ऐसा नहीं कहती है। वेव थ्योरी का ये कहना है कि अगर लो एनर्जी की भी लाइट है, लेकिन अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ फोटोन टकरा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक फोटोन टकराया, 2 टकराया, 3 टकराया, 4 टकराया, 5 टकराया, तो जितनी बार वो टकरा रहा है और जितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है वो सब जुड़ती जाएगी और एक बार जब इकट्ठा हो जाएगी, यानी न्यू नॉट, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ये वेव थ्योरी कहता है। वेव थ्योरी कहता है कि अगर लो एनर्जी की भी लाइट है,
अगर मैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी भी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, नहीं होता है। ये प्रैक्टिकली है कि अगर हम ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट गिरा रहे हैं लेकिन उसकी एनर्जी कम है, क्योंकि एनर्जी इंटेंसिटी दोनों फर्क है भाई। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, उसकी तीव्रता, उसका ब्राइटनेस, भले उसकी एनर्जी कम क्यों ना हो। तो अगर एनर्जी कम है और हम हजारों फोटोन उस पर गिरा दें, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने वाला। जबकि वेव थ्योरी क्या कहता है कि अगर एनर्जी कम है लेकिन अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दें लाइट की तो इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा यहां पर नहीं होता है। यहां पर इस तरीके से एनर्जी ऐड नहीं होती रहेगी पार्टिकल नेचर में। पार्टिकल नेचर में ऐसी एनर्जी ऐड नहीं होती रहेगी कि हर बार फोटोन आया, इसको एनर्जी ट्रांसफर किया, वो एनर्जी बची हुई, उसके बाद दूसरा फोटोन आया, एनर्जी ट्रांसफर किया, तो वो एनर्जी सब ऐड होती जाए और फिर बाद में थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाए तो वो निकल जाए। तो वेव थ्योरी से इस तरह की फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये सब घटनाएं बताती हैं कि भैया ईएमआर के अंदर यानी लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर पाया जाता है। अगर ये पार्टिकल नेचर ना होता लाइट के अंदर तो वो इस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को कभी भी इजेक्ट ना कर पाता, कभी भी इजेक्ट ना कर पाता। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरीके से हमने आज ईएमआर के दोनों प्रॉपर्टी को साबित किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। पहला काम आपका है कि आप उसे ट्राई करें। ठीक है, चलो भाई, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी, किसकी एनर्जी इसमें से ज्यादा है। एक कह रहा है ए फोटोन विद वेवलेंथ 10 नैनोमीटर, तो पहला वाला लगाते हैं। ठीक है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा एच न्यू, बस फटाफट कर लेते हैं। यहाँ वेवलेंथ दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो E इक्वल टू एच को ऐसे रहने देते हैं, C क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा कितना दे रखा है 10 नैनोमीटर है, तो उसको मीटर बनाएंगे 10 इंटू 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻⁸, -8 ऊपर जाएगा +8 हो जाएगा, तो इसको h के फॉर्म में लिखते हैं, कंपेयर ही कराना है मुझे सबसे। तो h इंटू 3 इंटू 10⁸ और 8 16, ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, जूल में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। दूसरा चलो बी वाला करके देखते हैं। ए फोटोन विद फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, ठीक है, अगर 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो बताइए कि उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो E इक्वल टू एच न्यू, न्यू कितना है 10, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 10H, और यहां कितना है 3 इंटू 10⁻16H। पहला वाला ज्यादा दिख रहा है, चलो सी वाला देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो लाइट के स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम उसकी एनर्जी को कैसे बताएंगे। तो फॉर्मूला लगा दें, एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो भैया। इलेक्ट्रॉन की मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हाफ ये हो गया, और मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻31, और वेलोसिटी लाइट की स्पीड से कह रहा है भैया 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू तो मुझे ज्यादा ही दिख रही है, हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। अगर पावर भी सॉल्व कर लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। तो अगर मैं सिर्फ पावर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा -31 और 16 कितना हो गया, -31 और 16, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पावर सॉल्व करते हैं। h की वैल्यू क्या होगी 6.6 इंटू 10⁻31, ठीक है, 31 क्यों कह रहे हैं भाई, h की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34, और क्या है 3 इंटू 10⁻16। इसका जब पावर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16 16 32 और 2 34, यानी 10⁻18 के टर्म में आ रहा है, उधर 10⁻15 है। यहां सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां सॉल्व करेंगे 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 10, यानी यह आ जाएगा 10⁻33 के टर्म में। तो देखो भैया माइनस में पावर कहां कम है, माइनस में सबसे कम यहां पर है 10⁻15, यानी ये एनर्जी सबसे ज्यादा है, यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
क्या कह रहा है, 200 वॉट बल्ब है, इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 800 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि एक बल्ब है, 200 वॉट का बल्ब है। बल्ब है, जैसे हमारे घरों में हम बल्ब वगैरह खरीद के लाते हैं तो वॉट के होते हैं, 10 वॉट का, 20 वॉट का। तो कह रहा है 200 वॉट का बल्ब है, और 200 वॉट का बल्ब है, और वो उससे जो लाइट इमिट हो रही है उसका वेवलेंथ है 800 नैनोमीटर। तो कह रहा है अगर एक सेकंड के बारे में बात करें कि अगर बल्ब को एक सेकंड के लिए बस जलाया तो उससे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहर निकल जाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था ना भाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए क्या है, इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के टर्म में तो दिया नहीं है, लेकिन मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहीं नहीं दे रखा है। तो यहां देखो वॉट दे रखा है, वॉट का मतलब है कि पावर दे रखा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो पावर हो गया 200 और टाइम दे रखा है 1 सेकंड का, तो ये तो 200 ही आ गया। तो एनर्जी की जगह 200 रखो। नंबर ऑफ फोटॉन निकालना है, एच की वैल्यू हो गई 6.6 इंटू 10 द पावर माइनस 34, सी की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 द पावर 8, और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 800 नैनोमीटर, 800 इंटू 10 द पावर माइनस 9। अब इतनी चीजें आपको सॉल्व करनी है, भैया सॉल्व कर लो। 200 इंटू 800 इंटू 10 द पावर माइनस 9, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, इधर वाले को सब डिवाइड कर लो, नीचे ले आओ। 3 इंटू 10 द पावर 8 इंटू 6.6 इंटू 10 द पावर माइनस 34 और इक्वल टू n हो गया। अब बस कैलकुलेशन कैलकुलेशन है भाई, बस कैलकुलेशन कैलकुलेशन, ठीक है। चलो कैलकुलेशन कर लो। यहां से अगर हम ये जीरो गायब करें, 1 2 3 4, 4 जीरो ले जाएं तो ये 10 दी पावर क्या हो जाएगा, -9 है, और +4 कर दें तो 10 दी पावर -5 बचेगा, और 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू 10 दी पावर -5, ठीक है। और -34 ऊपर जाएगा तो +34 हो जाएगा, 10 दी पावर 8 ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा, और नीचे बचेगा 3 इंटू 6.6, इसको करेंगे 18, 18 और 1 19, 19.8, 16 डिवाइडेड बाई 19.8, इसको 20 मान लो यार, अप्रॉक्स कर लेते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 20 कर लेते हैं, और इनटू, आप पूरा पूरा सॉल्व करिएगा, मैं यहाँ अभी के लिए कैलकुलेशन के लिए अप्रॉक्स कर ले रहा हूँ। -8 और -5 कितना हो गया, 8 4 12 और 1 13, 34, 34 में 13 माइनस करेंगे, ये 1 हो गया, और ये बचा 21, यानी 10 दी पावर 21 हो जाएगा, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाई 20 और इंटू 10 दी पावर 20, इसे सॉल्व करेंगे, ये 10 हो गया, ये हो गया 8, ये 5, ये हो गया 4, और ये कितना आ जाएगा 0.8, यानी 0.8 इंटू 10 दी पावर 21, यानी हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 दी पावर 20 नंबर ऑफ फोटॉन्स अप्रॉक्स में आएगा, कि इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स एक सेकंड में क्या हो जाने वाले हैं, इमिट हो जाने वाले हैं 800 नैनोमीटर वेवलेंथ के। तो इस क्वेश्चन में बाकी काम तो कैलकुलेशन है, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था, बस कि ये वाला फॉर्मूला, कि इसमें एनर्जी कहां से आएगा, एनर्जी आएगा पावर इनटू टाइम से, ठीक है। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीइंग इमिटेड बाय रुबिडियम। जिसका वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर इज शाइंड ऑन द मेटल इन वैक्यूम। शाइंड का मतलब हो गया कि इंसिडेंट हुई, टकराई, वो बीम जाके टकराई, ठीक है। तो ये तुम्हारा फोटोन है, ये तुम्हारा फोटोन है, इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। फोटोन की एनर्जी हो जाएगी इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको ऐसे रहने देते हैं, इक्वल टू एच न्यू, जहां पर हमें सी की जरूरत पड़ेगी, एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा है 450 नैनोमीटर, उसको मीटर बना लेंगे। तुम्हें इलेक्ट्रॉन की स्पीड पूछ रहा है, तो बस काम करते हैं, चलो, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट। अरे ये तो पूरा पूरा वर्क फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे हम लोग रखते थे वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ऐसे ही तो था, इसमें तो पूरा वैल्यू दे रखा है, तब तो ये इजी पार्ट हो गया, बस कैलकुलेशन बचा है। h की वैल्यू हो गई 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू सी हो गया 3 इंटू 10 पावर 8, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 450 नैनोमीटर, 450 इंटू 10 पावर माइनस 9 इक्वल टू वर्क फंक्शन है 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। ये एनर्जी का एक यूनिट है, छोटी यूनिट है, तो 2.16 इंटू 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 19 जूल प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे क्या चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम की वैल्यू हो गई 9.1 इंटू 10⁻31, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और आपसे वेलोसिटी पूछ रखा है वी स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको वो काम करना पड़ेगा। मेन काम जो था मैंने इक्वेशन समझा दिया, फॉर्मूले में रख दिया, भाई आप काम करिएगा, आप कैलकुलेट करिए। अभी मैं कैलकुलेट करने लगूंगा, टाइम लगेगा, वीडियोस लंबी हो जाती हैं, ठीक है। आपका काम है कैलकुलेशन करना, मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। और जो इसका आंसर है कमेंट में डाल दीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस विद 6000 एंगस्ट्रॉम एंड अदर वेव 3000 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है कि इनके एनर्जी में आपस में कंपेयर करिए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक वेव है E1 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ SC अपॉन लैम्डा 1, और E2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ SC अपॉन लैम्डा 2। अगर मैं दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो S से H कैंसिल, C से C कैंसिल, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास बचेगा E1 डिवाइडेड बाई E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1। तो ऐसे भी आ सकता है कि दो एनर्जी का रेशियो कैसा होगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 के बराबर होगा, या हम देख सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो मैं सीधे सीधे दिख रहा हूं, उल्टा रिलेशन है तो E1 बाई E2 लिख सकता हूं, तो इधर मैं लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 नहीं लिखूंगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 लिखूंगा। यहां से भी वही चीज मैं बता सकता हूं, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया आपको, बस आपको वैल्यू रखनी है E1 अपॉन E2 इक्वल टू लैम्डा 2। लैम्डा 2 क्या है, 3000। अच्छा इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब रेशियो आप निकालते हैं तो जिसमें कन्वर्ट करेंगे वो भी तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। वो 6000 इधर हो गया, इसे आप सॉल्व करेंगे तो E1 बाई E2 इक्वल टू क्या कितना हो गया, 1/2, ठीक है। तो ये कंपेयर कर लिया गया। तो इसके क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं भाई, इसके सबके क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, परेशान नहीं होना है। बस आपको फॉर्मूले थोड़े पता होने चाहिए वेव वगैरह के। और दूसरा ये है कि इन सब का यूज करेंगे हम लोग कहां पर, जब हम आएंगे मैटर के ड्वेल नेचर पर, फिर वहां से हमारा केमिस्ट्री वाला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है मेनली वहीं से स्टार्ट होता है। अब तक का जितना पोर्शन हमने स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, वहां से लेकर के रदरफोर्ड मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल, और आज पूरा ईएमआर पे कायदे से डिस्कशन किया। आपको ईएमआर के अंदर वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों प्रूफ करके साबित करके बताया, किन किन घटनाओं से ये साबित होता है, प्रूफ होता है। ये सब पूरा पोर्शन फिजिक्स का पोर्शन है, और आज के टाइम पर केमिस्ट्री में इनका इन्वॉल्वमेंट कम है। टीचर्स भी कोचिंग क्लासेस वगैरह में पास आउट के बैचेस में तो मुझे लगता है बहुत कम ही जगहों पर ये पूरा का पूरा पढ़ाया जाता होगा, ठीक है। वो मेन जो पोर्शन है केमिस्ट्री वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो डी ब्रोगली के वेवलेंथ से स्टार्ट होता है, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन, और क्वांटम नंबर, बेसिकली क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, ठीक है। और देखो नीट का सिलेबस भी यही है, हमें अपने लीक से नहीं हटना है, क्योंकि ये सब तो बहुत पढ़ाया जा सकता है। ये सब अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन था कि उसमें अच्छा खासा टाइम निकाला जा सकता है, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अभी कई सारे ग्राफ बनते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह का टर्म है वो सब यूज होगा, फिर उस पर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम फिर अपने लीक से हट जाएंगे, ठीक है। हमारा मेन पॉइंट है अभी आपको टीचर नहीं बनाने का, हमारा मेन पॉइंट है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सिर्फ हम अपने सिलेबस पर ही पढ़े रहे, लेकिन फिर भी हम काफी आपको एक्सटेंड करके, तब भी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आपको थोड़ा फील आए। ये सब पढ़ाने का मकसद ये है कि आप इन सब से रिलेट कर सके, जुड़े रहें, और आगे चल करके जब हम इसको डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग होते हुए, बोर मॉडल होते हुए पहुंचेंगे हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तक, तो फिर आपको अच्छा लगे और कायदे से चीजों को आप रिलेट कर सके, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन देखो, वहां पर बात फंसा हुआ था कि रदरफोर्ड मॉडल पर उंगली उठाई किसने, मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने, कि भैया चार्ज पार्टिकल है वो रेडिएट हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है, तो एनर्जी इमिट हो रही है। वहीं से बात खराब हो गई, उसी को रोक करके फिर वहीं से मैंने कहानी बढ़ाई, तो अब आपको क्लियर हो गया कि वो जो एनर्जी इमिट हो रही थी चार्ज पार्टिकल के एक्सीलरेट होने से, वो कौन सी एनर्जी इमिट हो रही है, वो एनर्जी इमिट किस फॉर्म में हो रही है, वही तो है ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर बने हुए हैं, और फिर वो एनर्जी के फॉर्म में क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब उसी ईएमआर की प्रॉपर्टी सब हम लोग ने समझा है कि भैया वो वेव का भी है और वो पार्टिकल का भी नेचर रखता है। तो पार्टिकल के नेचर में इलेक्ट्रॉन भी आ गया, यानी हम इलेक्ट्रॉन को और ईएमआर को भी आपस में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वेव थ्योरी को हम इलेक्ट्रॉन के साथ भी जोड़ सकते हैं, जो कि आगे होगा, ठीक है। चलो देखते हैं और कोई क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय 60 वॉट बल्ब। ठीक है, वो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, वहां 1 सेकंड था, यहाँ 10 घंटे हो गया है और वेवलेंथ इतना इतना हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम एनर्जी निकालने का, पावर इनटू टाइम कर लो। पावर कितना हो गया, 60 वॉट हो गया, टाइम हो गया 10 घंटे। 10 घंटे को पहले मिनट बना लें, 10 इंटू 60, फिर सेकंड बना लें इंटू 60। ठीक है, तो ये पूरा तुम्हारा एनर्जी हो गया। ठीक है, तो एनर्जी कितना हो गया, 60, ये 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36। ठीक है, इक्वल टू n इंटू एच 6.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 34 इंटू, ठीक है, c क्या हो गया, 3 इंटू 10 दी पावर 8 इंटू c हो गया डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम है। इसको हम लोग बना लेंगे क्या, मीटर, 10 दी पावर माइनस 10 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 36 और 18, 18 19 20, 216 होता है। 1 2 3 4, इसको 10 दी पावर 4 रखो। क्या क्या हम ला सकते हैं, इधर और आ जाएगा 6000 और 10 दी पावर माइनस 10 और डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 दी पावर 8 इक्वल टू n। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है, पहले पावर सॉल्व कर लीजिए तो चीजें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, इधर माइनस 10 है तो 1 2 3, 3 और 4 7 हो गया और 10 दी पावर माइनस 10 है तो 7 माइनस 10 10 दी पावर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 36 और 6 और 3 9 और 6 2 12। ठीक है, 1296 ये हो गया, से मल्टीप्लाई हुआ है 36 6 6 और 3 9 और 12। ठीक है, और इधर हो गया तुम्हारा 10 दी पावर माइनस 10, 1 2 3 और 4 3 7, ये हो गया 10 दी पावर माइनस 3। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई करो, 18 और 18 और 1 19। ठीक है, और ये हो गया 8 और इन सबको ऊपर ले चलो, माइनस 34 गया ऊपर गया, प्लस 34, 8 ऊपर गया तो माइनस 8 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 8 3 9 10 11, माइनस 11 और 34, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 23, यानी आ जाएगा 1296 गुणे 10 दी पावर 23। ठीक है, और नीचे आ गया 19.8, उससे तुम अप्रॉक्स में 20 ले लो, इसे सॉल्व कर लेना, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा लेक्चर थर्ड यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हमने ईएमआर के बारे में बात कर ली है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर ली है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात कर लिया है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन यानी प्लांक्स थ्योरी के बारे में बात किया, वो आपकी केमिस्ट्री के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पर इसी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को बेस्ड बना करके एक एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, इन सबको बेस्ड बना करके बोर ने अपना एक मॉडल रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो पूरी तरीके से बोर मॉडल के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, बने रहिए नीट विद्यालय पर, प्लेलिस्ट में जाइए, और भी चैप्टर्स अपलोडेड हैं, उन्हें पढ़िए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, बने रहिए नीट विद्यालय के साथ। धन्यवाद।